Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of स्थापना we are discussing the subject of ancient history, जिसमें कि हम 1995 से 2018 तक यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एंशियंट हिस्ट्री से उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। तो सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री का मतलब है कि एंशियंट हिस्ट्री की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो किन किन सोर्सेज से अवेलेबल है। तो बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास हैं और उन्हीं सभी के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको हाउ टू प्रिपेयर एंशियंट हिस्ट्री वाले लेक्चर में बताया था कि इन सारे टॉपिक्स में हमने एंशियंट हिस्ट्री को डिवाइड कर लिया है और आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे कि 6 क्वेश्चन आए हैं इन द लास्ट 23 ईयर्स। और यहाँ पर सारे टॉपिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन है, वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन दोज टॉपिक्स। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट करंट अफेयर्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स और उसी के लिए वी प्रोवाइड यू लॉट ऑफ फ्री इनिशिएटिव्स। और उन फ्री इनिशिएटिव्स को रिवाइज करने के लिए हमने एक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल, जिसमें 10 टेस्ट होंगे, मीन्स 1000 एमसीक्यूज। और इसका जो फर्स्ट टेस्ट होगा दैट विल बी फ्री फॉर यू गाइस। और साथ में ये क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोडेबल भी है एज वेल एज प्रिंटेबल भी है, तो आप उसको ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। और इन सारे सोर्सेज को हमने उसमें कवर किया है और साथ में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की है सो दैट आप लास्ट 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस टेस्ट सीरीज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सोर्सेज। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो एंशियंट हिस्ट्री वाला टॉपिक है उसमें जो है आपको थोड़ा रोट लर्निंग की नीड है। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं मिलेंगे इसमें, तो कंसेप्ट्स को मत ढूंढिएगा। आपको बहुत सारे जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक प्रो भी है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो एंशियंट हिस्ट्री में पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में दोज आर ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही पिकअप किए गए हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी जो है ढंग से कवर कर लिया है केयरफुली तो आप जो है 90 to 95% क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हैं। तो ये चीज आप पर बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करनी है। सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन एंशियंट हिस्ट्री। तो उसमें सबसे पहली सोर्स जो हमने ली है दैट इज मटीरियल रिमेन्स, यानी जितनी भी हमारे पास मटीरियल्स मिले हैं पुराने टाइम के उनके रिमेन्स से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सो फर्स्ट है कि स्टोन टेम्पल्स जो कि साउथ इंडिया में है और ईस्टर्न इंडिया में जो ब्रिक मॉनेस्ट्रीज हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। अगेन उसके बाद माउंट्स हैं, सिंगल कल्चर, मेजर कल्चर, मल्टी कल्चर माउंट्स होते हैं। तो सिंगल कल्चर जो माउंट्स होते हैं उससे हमें सिर्फ एक कल्चर के बारे में पता चलता है। और ऐसे भी माउंट्स मिले हैं जिसमें डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चला है, लेकिन उसमें से एक जो कल्चर होती है वो मेजर होती है। तो उसके बारे में हमें पता चलता है कि इस टाइम पर जो है इतनी सारी कल्चर्स जो है वो प्रिवेल करती थी, लेकिन उनमें से एक डोमिनेटिंग कल्चर थी जिससे रिलेटेड जो है ज्यादा माउंट्स मिलते हैं। उसी तरीके से मल्टी कल्चर माउंट्स भी होते हैं जिसमें बहुत सारी कल्चर्स से रिलेटेड माउंट्स हमें मिलते हैं। सो मटेरियल रिमेन्स रिकवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सकेवेशन एंड एक्सप्लोरेशन आर सब्जेक्टेड टू वेरियस काइंड्स ऑफ साइंटिफिक एग्जामिनेशन। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं लेकिन उनको हम कैसे एग्जामिन करते हैं, कैसे उनकी डेटिंग करते हैं। सो देयर डेट्स जो हैं दैट आर फिक्स्ड बाय फॉलोइंग द मेथड ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग। तो रेडियो कार्बन डेटिंग का मेथड जो हम वो यूज करते हैं। एंड साथ में जो क्लाइमेट एंड वेजिटेशन की जो हम हिस्ट्री चेक करते हैं दैट इज डन थ्रू पॉलन एनालिसिस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्लाइमेट एंड वेजिटेशन की हिस्ट्री को हम पॉलन एनालिसिस के थ्रू चेक करते हैं। और इसी के बेसिस पे ये भी सजेस्ट किया गया है कि जो एग्रीकल्चर है दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान एंड कश्मीर अराउंड 7000 to 6000 BC। ये हमें पॉलन एनालिसिस से पता चला है। तो ये जो हमारे पास फैक्ट गिवन है कि एग्रीकल्चर जो है दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान एट दैट टाइम, ये भी एक स्टेटमेंट की तरह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये सब आपको ध्यान रखने हैं। और अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनसीईआरटीज में जो भी मेंशन है लाइन बाय लाइन आपको सारे फैक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से पूछे हैं तो वो आपको सब पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो हम पॉलन एनालिसिस करते हैं और जो एनिमल की बोन्स हैं उनका एग्जामिनेशन करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर एनिमल कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था, साथ में कौन कौन से एनिमल्स को जो है किस यूज के लिए उनको
यूज किया जाता था, ये सारी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किस चीज से, मटेरियल रिमेन से। देन हमारे पास नेक्स्ट सोर्स है कॉइन्स। तो जो स्टडी ऑफ कॉइन्स है उसको न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और जितने भी एंशिएंट कॉइन्स थे दे वर मेड ऑफ मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि एंशिएंट में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड को ज्यादातर यूज किया जाता था टू मेक कॉइन। और बर्न्ट क्ले के कॉइन्स भी मिलते हैं दैट बिलोंग टू द कुशान पीरियड। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। और जो अर्लीस्ट कॉइन्स थे यानी बहुत ज़्यादा पहले जो कॉइन्स थे उन पर कम सिंबल्स थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे कॉइन्स का यूज़ बढ़ा वैसे वैसे ही जो है उन कॉइन्स पर किंग्स का नेम मेंशन किया जाने लगा, गॉड, साथ में डेट्स को भी मेंशन किया जाने लगा। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक पता चली है कि अगर आपसे बहुत ही किसी अर्लीस्ट टाइम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें पूछा जाता है कि उस पर बहुत सारे गॉड्स मेंशन थे, डेट्स मेंशन थी, इज इट अ ट्रू और फॉल्स, तो इस स्टेटमेंट से आप को डिफरेंशिएट कर होना चाहिए कि जो अर्लीस्ट कॉइन्स थे उन पर बहुत ज़्यादा सिंबल्स नहीं थे। और साथ में जो कॉइन्स जहाँ जिस एरिया में सर्कुलेशन में होते थे उस एरिया के बारे में भी पता चलता था। तो इसी से ही हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कि इंडो ग्रीक्स केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ अफगानिस्तान एंड रूल्ड हियर इन 2nd and 1st सेंचुरी BC। तो इस तरीके से हमें सोर्सेज से कॉइन से पता चला है कि इंडो ग्रीक्स जो थे वो इंडिया में आए थे नॉर्थ अफगानिस्तान से एंड दे रूल्ड हियर इन 2nd and 1st सेंचुरी BC। साथ में कॉइन्स जो पोस्ट मौर्य पीरियड के थे यानी मॉडर्न पीरियड के बाद में जो कॉइन्स मिले हैं दे वर मेड ऑफ लेड, कॉटन, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। और गुप्तास जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स को लार्जेस्ट नंबर में इशू किया था। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादातर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको इसमें कंसेप्ट यूज़ नहीं करना। देन जो गोल्ड कॉइन है वो गुप्ता के टाइम में यूज़ किए जाते थे, तो इसी से ही हमें इंडिकेट होता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है दैट फ्लरिश्ड इन द पोस्ट मौर्य पीरियड। तभी लोगों के पास ज़्यादा मनी अवेलेबल थी, ज़्यादा कॉइन्स अवेलेबल थे, इसीलिए उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को जो है इश्यू करना शुरू कर दिया। लेकिन फ्यू कॉइन, बहुत ही कम कॉइन्स मिलते हैं पोस्ट गुप्ता टाइम्स में। तो उससे हमें पता चलता है कि जो गुप्ता पीरियड के बाद का जो टाइम है वहां पर ट्रेड का डिक्लाइन हो गया था। अब हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट सोर्स है इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन है उसको एपिग्राफी बोला जाता है एंड द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग यानी इंस्क्रिप्शंस पे जो ओल्ड राइटिंग्स मेंशन्ड होती हैं या फिर किसी और भी रिकॉर्ड पे उनको पेलियोग्राफी बोला जाता है। तो ये दोनों कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। सो इंस्क्रिप्शंस वर कार्व्ड ऑन सील, स्टोन पिलर्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स, टेम्पल वॉल्स एंड ब्रिक्स और इमेजेस। लेकिन जो अर्ली सेंचुरीज थी उसमें कॉपर प्लेट से जो है इंस्क्रिप्शन का काम शुरू हुआ था। तो कॉपर प्लेट्स पे सबसे पहले इंस्क्रिप्शन को लिखना शुरू किया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे कि उन इंस्क्रिप्शंस पे लैंग्वेज किस किस को यूज़ किया जाता था। तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस थे उस पर प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था इन दी 3rd सेंचुरी BC। तो अगर आपसे 3rd सेंचुरी BC से रिलेटेड कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जाता है तो आप इजीली इन्फर कर सकते हैं कि उस पर प्राकृत लैंग्वेज को यूज किया गया था। उसके बाद 2nd सेंचुरी AD में संस्कृत को एज अ मीडियम अडॉप्ट किया गया और 4th और 5th सेंचुरी तक संस्कृत बिकेम सो वाइड स्प्रेड। उसके बाद इंस्क्रिप्शन जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी कंपोज किए जाने लगे इन द 9th and 10th सेंचुरीज। तो ये सारे आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपके माइंड में जो है डिफरेंशिएट होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड पर कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया जाता था इन दी इंस्क्रिप्शन, क्योंकि इसी टाइप के जो है ट्रिकी स्टेटमेंट्स यूपीएससी आपसे पूछती है। एंड मोस्ट इंस्क्रिप्शन बेयरिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ मौर्य, पोस्ट मौर्य एंड गुप्ता टाइम्स, उनके लिए एक सीरीज ऑफ कलेक्शन है जिसको कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम के नाम से बोला जाता है। तो उसमें मौर्य, पोस्ट मौर्य और गुप्ता पीरियड्स के टाइम का जो भी कलेक्शन है इंस्क्रिप्शन का उसका नाम हमें दिया गया है। अब हम जानेंगे हड़प्पन इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो जो हम सब जानते हैं कि जो हड़प्पा टाइम्स था वहां पर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था, यानी उनके प्रॉपर कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, पिक्चर्स के थ्रू जो है वो शो करते थे, विच इज नॉट डिसाइफर्ड येट। ये आपको ध्यान रखना है। और जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं दैट आर फाउंड ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पा दैट बिलोंग्स टू अबाउट 2500 BC। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हमें हड़प्पा एज से मिलते हैं। अब हम जानेंगे अशोका इंस्क्रिप्शंस के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दीज वर इनग्रेव्ड इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन ज़्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे विच इज़ रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नॉर्मल जैसे सारी लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं वैसे ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है। एंड दिस प्रिवेल्ड इन द कंट्री एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था उसमें जो भी इंस्क्रिप्शंस थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में
नहीं थे। तो ये आपको लोकेशन वाइज क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी अशोका के इंस्क्रिप्शन जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है तो उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट नहीं यूज की गई थी एंड दिस स्क्रिप्ट कंटिन्यू टू बी द मेन स्क्रिप्ट टिल द एंड ऑफ गुप्ता टाइम्स। और जो कुछ इंस्क्रिप्शंस थे दैट वर रिटन इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट की एक स्पेशलिटी है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट्स को यूज किया गया था जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का पूछा जाए तो ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट्स को उनमें यूज किया गया था। अब हम जानेंगे कुछ डिस्कवरीज के बारे में उस टाइम पर। तो जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जिसको डिसाइफर कर लिया गया है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें हड़प्पा टाइम से, लेकिन दैट आर नॉट डिसाइफर्ड येट। तो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जिनको डिसाइफर कर लिया गया है दोज वर इश्यूड बाय अशोका इन द 3rd सेंचुरी BC। उसके बाद 4th सेंचुरी AD में 2 अशोकन पिलर्स ढूंढे गए बाय फिरोज शाह तुगलक, वन इन मेरठ एंड अनदर कॉल्ड टोपरा इन हरियाणा। और अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है वो पहली बार किसने डिसाइफर किया था? जेम्स प्रिंसेप ने इन 1837। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है दैट बिलोंग टू द कैटेगरी कन्वेइंग रॉयल ऑर्डर्स, डिसीजंस रिगार्डिंग सोशल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। तो अगर अशोका से रिलेटेड या फिर किसी और पीरियड से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन के बारे में दिया जाता है और आपसे डिफरेंशिएट करने को पूछा जाए कि इस टाइम के जो इंस्क्रिप्शन पर क्या लिखा होता था जनरली, तो अशोका के इंस्क्रिप्शन पर रॉयल ऑर्डर्स और डिसीजंस लिखे रहते थे जो कि सोशल, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से रिलेटेड थे। अब हम देखेंगे कि अशोका के टाइम्स के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से थे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन था वो था सोहा गौड़ा का, विच इज अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जिसमें कि फेमाइन के बारे में मेंशन किया गया है और साथ में फेमाइन के टाइम पर जो है किस तरीके से जो है फूड ग्रेन्स को स्टोर कर लिया जाता था सो दैट फेमाइन के टाइम पर उनको यूज किया जा सके। तो ये इन सारी चीजों के बारे में जो मेंशन है दैट इज ऑन द सोहागुड़ा कॉपर प्लेट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है मस्की में, इट मेंशंस अशोक एज पियादसी और देवनाम। तो ये जो है ओनली इंस्क्रिप्शन है जहां पर अशोका को पियादसी या फिर देवनाम बोला गया है, इवन पियादसी बोला गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो किंग्स के अचीवमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में बताते थे, लेकिन जो किंग्स की डिफीट और वीकनेस होती थी उनके बारे में वो मेंशन नहीं करते थे। तो इसी कैटेगरी से हमारा बिलोंग करता है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। तो जो समुद्रगुप्त किंग था उनसे रिलेटेड है हमारा इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। एक चीज तो हमें ये पता चली, साथ में ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है जहां पर किंग्स के अचीवमेंट्स के बारे में मेंशन किया जाता है एंड दे नेवर स्पीक ऑफ देयर डिफीट एंड वीकनेस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सोर्स है लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज। सो एंशिएंट इंडियंस जो हैं वो 2500 BC यानी हड़प्पन टाइम में ही दे यूज टू नो राइटिंग, लेकिन जो हमारे पास एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं वो सबसे पुराने 4th सेंचुरी AD के अवेलेबल हैं विच आर फाउंड इन सेंट्रल एशिया। अब हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी जो एंशिएंट बुक्स हैं दैट कंटेन रिलीजियस थीम्स, और उसमें कौन कौन सी बुक्स आती हैं, हमारे वेद आते हैं, रामायण, महाभारत, पुराण एक्सेट्रा। लेकिन जो सबसे पुराने हैं वो हैं हमारे वेदास, और उसमें से सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद विच इज जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद, और इसमें जो है मेनली प्रेयर्स के बारे में मेंशन है। लेकिन इसके बाद जो वेद आए थे 3 वेद, उसमें जो है प्रेयर्स के साथ साथ जो है रिचुअल्स, मैजिक्स और माइथोलॉजिकल स्टोरीज के बारे में भी मेंशन किया गया है। और जो उपनिषद आए थे आफ्टर वेद्स दे कंटेन फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस। तो ये आपको ध्यान रखने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद और ऋग्वेद में जो है क्या क्या मेंशन है, तो इससे आप उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और वेद को अंडरस्टैंड करने के लिए इट वाज नेसेसरी टू लर्न द वेदांगास। तो वेदांगास क्या क्या थे कि सबसे पहले तो आपको फोनेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए विच इज कॉल्ड शिक्षा, देन रिचुअल विच इज कॉल्ड कल्प, ग्रामर दैट इज कॉल्ड व्याकरण, एटमोलॉजी दैट इज कॉल्ड निरुक्त, मैट्रिक्स, छंद एंड एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष। तो इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड दी वेद, ये भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके बाद वेद के बाद जो पोस्ट वैदिक टाइम्स था वहां पर जो है जो प्रिंसेस थे उनके लिए क्या क्या बिग पब्लिक सेक्रीफाइसेस होने चाहिए, या फिर वो किस तरीके से जो है
अपनी लाइफ को लीड करेंगे, वो सब मेंशन्ड है हमारा स्रोत सूत्रास में। तो स्रोत सूत्रास में क्या मेंशन है वो यहाँ पर हमारे पास गिवन है। देन उसके बाद आए थे गृह सूत्र। तो गृह सूत्र में क्या है, जो भी डोमेस्टिक रिचुअल्स थे, यहाँ पे आपको नाम से भी क्लियर हो रहा है कि जो डोमेस्टिक होता है उसको हम गृह बोलते हैं हिंदी में। तो गृह सूत्र में सारे डोमेस्टिक रिचुअल्स के बारे में मेंशन है कि किस तरीके से बर्थ होना चाहिए, नेमिंग, सैक्रेड थ्रेड, इन्वेस्टिचर जिसको जनेऊ बोला जाता है, मैरिज किस तरीके से होनी चाहिए, फ्यूनरल्स किस तरीके से होने चाहिए। तो जितने भी डोमेस्टिक रिचुअल हैं उनके बारे में गृह सूत्र में मेंशन है। देन हमारे पास नेक्स्ट है सुलवा सूत्र। तो सैक्रिफिशियल ऑल्टर्स के लिए क्या क्या हमें कंस्ट्रक्शन के लिए मेजरमेंट चाहिए थे, ये सारे सुलवा सूत्र में मेंशन है। और यहीं से जो है इंडिया में ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमारे पास बुद्धिज्म एंड जैनिज्म लिटरेचर अवेलेबल है, विच तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं दैट आर रिटन इन पाली लैंग्वेज, लेकिन जो जैना टेक्स्ट हैं दैट आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। ये दोनों लैंग्वेजेस आपको ध्यान रखनी है। एंड जो जैना टेक्स्ट हैं दैट वर फाइनली कंपाइल्ड इन द 6th century AD इन वल्लभी इन गुजरात। और जो जैन टेक्स्ट है उसमें ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इस तरीके से हमें लिटरेरी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा जो है सेक्युलर लिटरेचर भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे लॉ बुक्स हैं हमारे पास जिनको धर्मसूत्र या फिर स्मृतिज बोला जाता है, और इन दोनों को मिला के बोला गया है धर्मशास्त्र। तो जो धर्मसूत्र हैं दोज वर कंपाइल्ड इन 500 to 200 BC, और स्मृतिज जो हैं दैट वर कोडिफाइड इन 6th century BC। उसके बाद हमारे पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र अवेलेबल है, जिसको 15 बुक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि एंशिएंट इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। देन हमारे पास कालिदास जो पोएट थे, जो राइटर थे, उनके बहुत सारे वर्क अवेलेबल हैं, जिससे हमें नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया की जो सोशल और कल्चरल लाइफ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है इन द एज ऑफ द गुप्तास। तो आपको ध्यान रखना है कि कालिदास के मेंशन में जो है गुप्ता एज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। देन उसके बाद संगम लिटरेचर है, जो कि अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट है, जो कि 3-4 सेंचुरीज के पीरियड में, ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 सेंचुरीज में प्रोड्यूस की गई थी, बनाई गई थी। एंड इट कंप्राइजेज अबाउट 30 लाइन्स ऑफ पोएट्री which are arranged in 8 anthologies called एतुतोकोई। तो 8 एंथोलॉजीज, यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड है एतुतोकोई। उसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास पोएट्री अवेलेबल है संगम लिटरेचर में, उसको 8 एंथोलॉजीज में डिवाइड कर लिया गया है। और जो पोएम्स हैं दैट आर कलेक्टेड इन अ ग्रुप्स ऑफ हंड्रेड्स सच एज पुराणनुरु। ठीक है, तो ये हमारे पास लिटरेचर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। देन हमारे पास नेक्स्ट सोर्स है फॉरेन अकाउंट्स। तो फॉरेन अकाउंट से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो इस वाले टॉपिक पर आपको केयरफुली बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सो एलेक्जर इन्वेजन जो है उसका इंडियन सोर्सेज में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दैट इज फ्रॉम द ग्रीक सोर्सेज। तो हमारे पास फॉरेन अकाउंट से भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसी तरीके से मेगास्थनीज जो कि एक फॉरेन ट्रैवलर थे, ही केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर वो इंडिया में आए थे और उनकी एक बहुत फेमस बुक है विच इज़ नोन एज द इंडिका। उसके बाद ग्रीक और रोमन अकाउंट्स जो हैं ऑफ द 1st and 2nd centuries AD, वो जो है बहुत सारे इंडियन पोर्ट्स के बारे में मेंशन करते हैं और उन्हीं में ही इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच ट्रेड था, ये सब मेंशन है, और किन किन आइटम्स में ट्रेड किया जाता था। उसके साथ साथ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एंड द टोलमी वाज द पर्सन जिनकी बुक है ज्योग्राफी, बहुत ज़्यादा फेमस। विच ये दोनों जो बुक्स हैं दैट आर रिटन इन ग्रीक, और इससे हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है एंशिएंट ज्योग्राफी की और कॉमर्स की। देन प्लीनी जो थे, उन्होंने उनकी बुक है नेचुरल हिस्टोरिया विच बिलोंग्स टू द 1st century AD एंड दैट इज रिटन इन लैटिन, और वो जो है इंडिया और इटली के ट्रेड के बारे में बताता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडिया और इटली के बीच जो ट्रेड था वो इनमें से किस बुक में मेंशन है, तो दैट वाज नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया। ऐसे ही इंडिया रोमन एम्पायर के बीच में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम जानेंगे चाइनीज़ ट्रैवलर्स के बारे में, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो 2 चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे विच आर वेरी फेमस, विच आर फाइहान एंड हुएनसांग। तो जो दोनों थे दोज वर बुद्धिस्ट, और वो इंडिया में जो है बुद्धिस्ट श्राइन्स और बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए आए थे। तो दोनों का पर्पस सेम था, लेकिन जो दोनों हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइम पीरियड्स में आए थे। सो फाइहान केम इन द बिगिनिंग of the 5th century AD and the Huansang came in the 2nd quarter of the 7th century AD। तो Huansang जो है 630 से 645 AD के बीच में आए थे, and फाइहान came in the 5th century AD।
सो फाइहान केम अर्लियर एंड ह्वेनसांग कम लेटर। सो फाइहान जो है उन्होंने सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताया है इन द एज ऑफ द गुप्तास। तो गुप्ता की एज के टाइम पर फाइहान आए थे। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें मेंशन होता है कि फाइहान जो है सपोज मॉडर्न एज में आए थे या फिर सातवाहन एज में आए थे, तो और उसके बारे में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक भी दी जाती है। तो उस टाइप के स्टेटमेंट्स को जो है आप इसी से ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि फाइहान केम इन द एज ऑफ द गुप्तास एंड ह्वेनसांग प्रेजेंट्स अ सिमिलर अकाउंट इन द एज ऑफ हर्षा। तो जो हर्षवर्धन किंग थे उनके टाइम पर आए थे ह्वेनसांग। उसके साथ साथ बहुत एक इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रेवलर आए थे विच इज आइत्सिंग, विच केम इन ही केम इन 670 AD इन इंडिया टू विजिट नालंदा। सो अब हम जानेंगे ह्वेनसांग के बारे में। उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। सो एनसीईआरटी वाली जो बुक है उसमें जो हर्षवर्धन वाला चैप्टर है उसमें ह्वेनसांग ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी थी उन सभी के बारे में मैंशनड है, और वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ह्वेनसांग जो है ही प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट दी हर्षाज एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ में उसमें ये भी मेंशन है कि ही वॉज रॉब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हर्षवर्धन थे उसके टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर जो था दैट वाज नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड। साथ में जो ह्वेनसांग है उन्होंने ये भी बताया कि सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी फॉर द क्राइम, और जो रॉबरी था दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड ट्रीजन। तो रॉबरी के लिए जो है रॉबर का राइट हैंड जो है उसको एम्पुटेट कर दिया जाता था। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हर्षवर्धन के टाइम पे जो है क्राइम के लिए बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। बट बाद में जो हर्षवर्धन थे उन पर जो है वो बुद्धिज़्म में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था। सो बुद्धिज़्म के इन्फ्लुएंस से उन जो पनिशमेंट की सिवियरिटी थी उसको कम कर दिया गया था, और जो क्रिमिनल्स थे उनको लाइफ के लिए इम्प्रिजन कर दिया जाता था, लेकिन एम्पुटेट नहीं किया जाता था कुछ भी। तो जो पनिशमेंट की सिवियरिटी थी वो कम हो गई थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म। तो हमें ये भी इससे पता चला कि जो हर्षवर्धन थे दैट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म। देन जो ह्वेनसांग के अकाउंट है उससे हमें ये भी पता चलता है कि पाटलिपुत्र वॉज इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन एंड सो वॉज दी वैशाली। साथ में जो ह्वेनसांग है ही ऑल्सो टुक नोटिस ऑफ अनटचेबल्स, और उनके बारे में बताया गया है कि दे यूज टू लिव आउटसाइड द विलेजेस, और जब वो विलेज में एंटर करते थे दे यूज टू शाउट वेरी लाउडली सो दैट पीपल माइट कीप अवे फ्रॉम देम। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर्षवर्धन के टाइम में जो सोशल कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई थी, क्योंकि अनटचेबल्स को जो है बहुत ही ज़्यादा अलग रखा जाता था, अलग रहते थे। तो अनटचेबल्स का भी उन्होंने नोटिस किया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चाइनीज़ ट्रैवलर्स से मिलती है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट दी सोर्सेज। अब हम देखेंगे कि इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए हैं इन द पास्ट 23 ईयर्स। So first question है, this question came in the prelims of 2016 and the question is who of the following had first deciphered the edicts of Emperor Ashoka। तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जॉर्ज ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स म्यूलर एंड विलियम जोन्स। तो अभी हमने इसे प्रीवियस स्लाइड्स में इसके बारे में पढ़ा था कि पहली जो अशोका की जो एडिक्ट्स थे उनको फर्स्ट डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने इन 1837। सो हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1997 and the question is which one of the following scripts of ancient India was written from right to left। हमारे पास ऑप्शंस हैं ब्राह्मी, नंद नागरी, शारदा एंड खरोष्टी। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे मेजरली वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे, लेकिन दैट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक ऑल नॉर्मल लैंग्वेजेस। लेकिन जो कुछ अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे वो खरोष्टी लैंग्वेज में लिखे गए थे, और उसकी मैंने आपको तभी स्पेशलिटी भी बताई थी कि दिस लैंग्वेज इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन डी, खरोष्टी लैंग्वेज। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, उसी से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1998। Question is which one of the following ancient Indian records is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in the country। हमारे पास ऑप्शंस हैं सोहा गोरा कॉपर प्लेट, रुमनदेई पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका, प्रयाग प्रशस्ति एंड मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्र। तो अभी जब मैंने आपको अशोका के इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया था तो वहीं पर मैंने आपको सोहा गौड़ा कॉपर प्लेट के बारे में बताया था, जिस पर कि फेमाइन के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और साथ में फेमाइन से हम कैसे बचा जा सकता है। तो जब फूड ग्रेन्स को स्टोरेज करने की बात की गई है एंड दैट कैन बी यूज्ड इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, ये सारी इंफॉर्मेशन सोहा गौड़ा कॉपर प्लेट पर मेंशन है, वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए।
Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1999 and the question is the following persons came to India at one time or another. तो हमारे पास यहाँ पर ट्रैवलर्स के नाम दिए गए हैं, फाइयान, आइत्सिंग, मेगास्थनीज एंड ह्यूनसांग. तो हमें उनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है. तो जो मैंने आपको हाउ टू प्रिपेयर एंशिएंट हिस्ट्री वाली वीडियो थी उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायमेंशन मैंने आपको बताई थी टाइम पीरियड, यानी किसी भी डायनेस्टी के बारे में आप पढ़ें, किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में आप पढ़ें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कि वो किस टाइम पीरियड के थे. तो अगर आपको ये पता है कि ये सारे जो ट्रैवलर्स हैं किस किस टाइम पीरियड में आए थे तो वो आप उनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगा सकते हैं. और इनके बारे में अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी पढ़ा था. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मेगास्थनीज के बारे में और मैंने आपको बताया था कि ही केम इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. तो उनका टाइम पीरियड है अराउंड 4th सेंचुरी BC. तो सबसे पहले जो है मेगास्थनीज आए थे. सो थर्ड जो है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है. तो C और D ऑप्शंस को हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं. सो वी आर रिमेन विद ऑप्शन A और ऑप्शन B. तो इससे हमें पता चलता है कि मेगास्थनीज के बाद आए थे फाइयान, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, एंड ही केम इन द 5th सेंचुरी AD. उसके बाद हमने देखा कि ह्यूएनसांग हु केम इन 630 to 640 AD, यानी सेकेंड क्वार्टर ऑफ 7th सेंचुरी. उसके बाद लास्ट में आए थे आइत्सिंग, ही केम इन 670 AD टू विजिट नालंदा. तो दैट्स वाई आवर आंसर इज 3, 1, देन 4, देन 2. सो आवर आंसर इज ऑप्शन B. तो इस तरीके से आपको टाइम पीरियड भी पता करना है, स्पेशली ट्रैवलर्स का, क्योंकि उनसे जो है क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं. और साथ में अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसको भी आप बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर ट्रैवलर है, वो इस टाइम पीरियड में आया था तो इसलिए इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this came in the prelims of 2004 and the question is consider the following statements. तो हमारे पास यहाँ पर दो Chinese pilgrims से related statements given and we have to tell which of them are correct. So first is the Chinese pilgrim Fahian attended the 4th Great Buddhist Council held by Kanishk. तो जब मैंने आपको बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया था आर्ट एंड कल्चर वाली सीरीज में, वहाँ पर मैंने आपको सारी बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में बताया था और साथ में उनका टाइम पीरियड भी बताया था. तो जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दैट हैपेंड इन 78 AD. ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है. और अभी मैंने आपको ये भी बताया कि जो फाहियान थे ही केम इन इंडिया ड्यूरिंग 5th सेंचुरी AD. सो 78 AD वाज मच बिफोर 5th सेंचुरी AD. तो फाहियान जो है ही केम मच लेटर आफ्टर दी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको डायरेक्टली कहीं भी लिखे हुए नहीं मिलेंगे. इस टाइप के स्टेटमेंट्स में आपको ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके लॉजिक को यूज़ करना पड़ता है इन टाइप के स्टेटमेंट्स को क्रैक करने के लिए. उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है द चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएनसांग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी द एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म. तो ये जो है बहुत ज़्यादा ट्रिकी स्टेटमेंट है बिकॉज ह्यूएनसांग मेट हर्षा, दैट इज राइट, लेकिन इसका जो सेकेंड पार्ट है स्टेटमेंट का दैट ही वॉज एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म, ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है बिकॉज हम जानते हैं कि जो किंग हर्षवर्धन थे ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन दी लेटर स्टेज. और बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आके जो उन्होंने क्राइम्स के लिए जो पनिशमेंट थी उसको भी जो है रिड्यूस कर दिया था. तो बुद्धिज्म के लिए अच्छा इन्फ्लुएंस था हर्षवर्धन के ऊपर एंड ही वाज नॉट एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म, इसलिए जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाता है. सो बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नाइदर 1 nor 2. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2013 and the question is the Chinese traveler Huansang who visited India recorded the general conditions and culture of India at that time. In this context which of the following statements are correct? तो अभी मैंने आपको बताया था कि ह्यूएनसांग के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी अबाउट दी हर्षवर्धन एज, और उसी के बारे में एनसीईआरटी में भी अलग से मेंशन है. जो हर्षवर्धन वाला चैप्टर है उसमें ओल्ड एंशिएंट हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है क्लास 11th की उसमें, और उसी से ही ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है क्लियरली इनकरेक्ट है बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कि ह्यूएनसांग वाज रॉब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स. तो उनके साथ रॉबरी हुई थी और रॉबरी के लिए उसमें पनिशमेंट भी दी गई थी कि रॉबर का राइट हैंड जो है उसको एम्पुटेट कर दिया जाता था. तो इसलिए रॉबरी जो है प्रिवेल करती थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है.
उसके बाद दूसरा है एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, ऑर्डियल्स बाय फायर, वाटर एंड पॉइजन वर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ अ पर्सन। तो अगेन ये वाला जो स्टेटमेंट है उसके बारे में भी हमने अभी पढ़ा था कि हर्षवर्धन के टाइम पे जो पनिशमेंट थी क्राइम्स के लिए बहुत ज़्यादा सीवियर थी, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सो सेकंड इज करेक्ट। सो इफ वी नो दैट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो ऑलरेडी हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, हमने जो है एलिमिनेशन मेथड से डिड्यूस कर लिया है। लेकिन अभी हम थर्ड, अगर हम इन्फॉर्मेशन और जानना चाहते हैं तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो भी एनसीईआरटीज में अवेलेबल है। तीनों स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक किए गए हैं। तो अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी एनसीईआरटीज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूपीएससी ने जो है एनसीईआरटी से ही पिक किए हैं। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 2 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन बी। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियोज। यहाँ पे सोर्सेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, एंड आई होप कि आपको वो सब समझ में आया होगा, एंड आई होप कि हमारी वीडियोस आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रही हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com। एंड थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में जो है हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज, बाय बाय।